हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में थी 8 अनुसूचियाँ, बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में हैं भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ। तो 12 जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं अच्छे से, जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है उसमें पूछे जाते हैं प्रश्न उनके। तो शुरू करते हैं। देखो, पहली जो अनुसूची है वो बताती है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। यानी भारत क्या है? एक संघ है, यानी यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। क्या है? यूनियन है। और उसका राज्य क्षेत्र कौन कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा, संघ के 2 मतलब होते हैं, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन। तो देखिए, यूनियन का मतलब ये होता है कि उसको आप तोड़ नहीं सकते। यानी भारत में एक बार अगर कोई देश आके मिल गया तो वो बाद में अलग नहीं होगा। ठीक है, इसका एक उदाहरण ले सकते हो आप, जैसे सिक्किम पहले अलग देश था, वो 16 मई 1975 को भारत का राज्य बना। ठीक है, अभी वो चाहे तो अलग देश बनना तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो यूनियन है भारत, उसमें आके वो जुड़ गया। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन को तोड़ सकते हो, अलग हो सकता है। तो पहली अनुसूची यही कहती है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यानी आना तो सोच समझ के आना, क्योंकि आ गए एक बार तो भारत के ही हो जाओगे, फिर जा नहीं पाओगे। दूसरी अनुसूची क्या बोलती है? दूसरी अनुसूची ये बोलती है जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जज वगैरह जो हैं, इनके वेतन भत्ते के बारे में बोलती है कि किसको कितना वेतन मिलेगा। पूरा बाकायदे लिखा हुआ है किसमें? अनुसूची 2 में, यानी शेड्यूल 2 में। तीसरी अनुसूची ये बोलती है, देखो दूसरी में तो उनको वेतन भत्ते दे दिए, अब तीसरी में उनको शपथ की बात है। यानी जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनकी अलग अलग जो शपथ है उसको बाकायदे लिखा गया है तीसरी अनुसूची में, किसकी क्या शपथ होगी। जैसे मान लीजिए कोई थल से आर्मी का कोई अधिकारी है, तो वो क्या शपथ लेगा? वो लेगा जल थल नभे में भारत की सेवा करूँगा, तत्पर रहूँगा, हमेशा तैयार रहूँगा। जो मंत्री होंगे उनकी ये थोड़ी ना शपथ होगी कि जल थल नभ में सेवा करूँगा। वो बोलेंगे नहीं, मैं पूरी ईमानदारी से भारत की जो जनता है उसकी सेवा करूँगा, नियम कानून का पालन करूँगा। सबकी अलग अलग शपथ है। तो ये अनुसूची 3 में कहा गया है। अनुसूची 4 बात करती है राज्यसभा जो है उसमें कितनी सीटें हैं, किस राज्य से, किस यूनियन टेरिटरी से। अब अनुसूची 5 है, तो अनुसूची 5 जो है वो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करती है, यानी उसके बारे में बताया गया है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 6 जिसे बोलते हैं। इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो यह शेड्यूल 6 जो होता है ना, इसमें अगर कोई राज्य या फिर कोई पर्टिकुलर क्षेत्र अगर शेड्यूल 6 यानी अनुसूची 6 में आ जाता है तो उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वहाँ की जो जनता है ना, वहाँ का कानून नियम वगैरह, वहाँ के प्राकृतिक जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं उसको अपने हिसाब से वो नियम कानून बनाएगी। जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है, जब इनको शेड्यूल 6 में डाला गया तो इन्होंने शुरू में ही बोल दिया कि हमारे यहाँ के जंगल और वन वगैरह जो हैं और जो ज़मीन है, इसको पहाड़ जो है इनको खोदना नहीं है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले लद्दाख में जो सोनम वांगचुक थे, जिसमें 3 इडियट में जिनका किरदार निभाया है किसने? आमिर खान ने। वो लद्दाख को शेड्यूल 6 यानी अनुसूची 6 में डालने की मांग कर रहे थे, उस पर अनशन वगैरह बैठे थे, लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी। ठीक है, क्योंकि धारा 370 हट गई है। अब वहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जाके वहाँ पे तोड़ फोड़ मचा रही हैं, खनन कर रही हैं। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा था पहले, अभी सब क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है। वहाँ पे फैक्ट्रियाँ सब कुछ ताबड़तोड़ कर रही हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो वो चाहते थे कि लद्दाख को शेड्यूल 6 में डाल दिया जाए, जिससे वहाँ के जो ट्राइबल हैं वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी जलवायु को अच्छा रखने के लिए, बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक नियम बना सकते हैं कि भाई लद्दाख में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो अगर शेड्यूल 6 में लद्दाख को डाल दिया जाता तो यही होता, लेकिन शेड्यूल 6 में लद्दाख को नहीं डाला गया। तो शेड्यूल 6 यानी अनुसूची 6 में कौन कौन है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। बात करते हैं अब अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन है। अनुसूची 7 में 3 तरह की सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के जितने भी विषय हैं, संघ सूची के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, जितने भी विषय आते हैं, उस पर फैसला लेती है केंद्र सरकार। और राज्य सूची के अंदर जितने भी सब्जेक्ट विषय आते हैं उस पर फैसला लेती है राज्य सरकार। और समवर्ती सूची के अंदर जितने भी विषय हैं उस पर फैसला दोनों लेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगर दोनों में मतभेद होता है तो मान्य किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। तो हमें याद रखना है कि 7वीं जो अनुसूची है उसमें शक्तियों का विभाजन है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 तरह की सूचियां हैं उसमें। संघ सूची के जो सारे विषय हैं उन पर फैसला लेती है केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती में दोनों। अब ये हम जान लेते हैं कि जो संघ सूची है उसमें कुल कितने विषय हैं। तो देखिए,
उसमें कुल 100 यानी 100 विषय हैं। आप अगर ऑप्शन में देता है 97 विषय तो वो भी सही है, लेकिन 100 विषय मानेंगे हम। संघ सूची जो है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं टोटल, तो 100 है। राज्य सूची में देखिए, राज्य सूची में पहले थे 66, बाद में 5 निकाल दिए गए, अभी कितने हैं, अभी उसने हैं 61 विषय। अभी राज्य सूची में कितने विषय हैं, 61। पहले 66 थे, 5 निकाले गए। कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो याद रखना है 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, उसके तहत राज्य सूची से 5 विषय निकाल के कहाँ रखे गए हैं, समवर्ती सूची में। तो अभी समवर्ती सूची में हैं 52, पहले कितने थे, 47 थे। तो आपको याद रखना है 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, तीन सूचियाँ हैं उसमें 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय, कहीं 97 विषय देता है। राज्य सूची में अब हैं 61, समवर्ती सूची में अब हैं कितनी, 52 विषय। ठीक है, अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो देखिए 8वीं अनुसूची जो है इसमें मूल रूप से पहले 14 भाषाएं थी। देखिए 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख है। तो जब प्रारंभ में संविधान बना था ना, उस समय सिर्फ 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी कितनी हैं, अभी हैं 22 भाषाएं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं किसमें, 8वीं अनुसूची में, लेकिन वर्तमान में तो 22 हैं, लेकिन शुरू में कितनी थी, तो शुरू में 14 भाषाएं थी। तो देखिए 14 भाषाएं थी, तो 15वीं जो भाषा है वो जोड़ी गई थी, कौन सी, सिंधी। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी। कौन सा संशोधन हुआ था, 21वां संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, फिर उसके बाद जोड़ी गई KNM, ऐसे करके याद कर लेना, KNM ट्रिक है इसकी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। तो 15 तो सिंधी हो गई, फिर 16, 17, 18 यानी कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, 18 तक तो हो गया। ये कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई थी। 71वां संशोधन हुआ था संविधान में 1992 में। ठीक है, तो 1992 में जोड़ी गई थी कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, और 2003 में जोड़ी गई थी संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, ये 92 नंबर का संशोधन हुआ था, जो ये चारों जोड़ी गई हैं। 92 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसमें ये चारों जोड़ी गई हैं। तो अभी कुल 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं जो अनुसूची है, 9वीं अनुसूची देखिए शुरू में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो शुरू में तो 8 ही थी, अब हैं टोटल 12। तो 9वीं जो अनुसूची है वो भूमि सुधार संबंधी जो कानून बन रहे थे ना, उसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो पहले ये था कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून बना के डाल दिया गया 9वीं अनुसूची में, तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। 1953 में ये मतलब कहा गया था। 1951 में पहला संशोधन हुआ था, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, उसके तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उसमें किया क्या गया था, जो जमींदार वगैरह हैं उनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, तो उनसे ज़मीनें सरकार ले लेके जो गरीब लोग थे उनमें बांटती थी। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार था उस टाइम पे। तो वो लोग कहाँ पहुँच जाते थे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो सरकार के सामने व्यवस्था आ गई, तो इसीलिए सरकार ने 1953 में एक कानून पास किया। उसमें ये लिखा कि जो 9वीं अनुसूची है, जो हमने 1951 में जोड़ी है पहले संविधान संशोधन करके, उस 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून बना के डाल दिया जाता है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन बाद में 2007 में IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु एक मामला आया। ठीक है, IR कोल्हो करके और तमिलनाडु से मतलब ये मामला आया सामने। तो उसमें ये कहा गया कि 9वीं जो अनुसूची है उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी जांच कर सकती है अगर वो कानून जो संविधान की मूल आत्मा है उसको अगर तोड़ता है, जो संविधान का मूल ढांचा है, संविधान का मूल आत्मा है, उसको तोड़ता है, तो उस कानून की जांच हो सकती है, भले ही वो 9वीं अनुसूची में हो। तो आप इतना जानिए कि 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार कानून बन रहा था उसके लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, अभी पहले तो क्या था, 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून बना के डाल दिया गया तो वो 100% सेफ था, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे आप। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 100% सेफ नहीं है। अगर वो कानून भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है या फिर ये कह सकते हो मौलिक अधिकार का हनन करता है वो कानून, तो उसको कोर्ट उसकी जाँच कर सकती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक 9वीं अनुसूची तक आपका कंफर्म हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई थी 52वां यानी 52 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था संविधान का 1985 में। तो 10वीं अनुसूची को उस समय जोड़ा गया है। दल बदल विरोधी कानून जो है वो इसमें जोड़ा गया था। इसमें क्या था, दल बदल संबंधी जो कानून है, इसमें यह था कि अगर आप किसी चुनाव चिन्ह के प्रचार के तहत किसी चुनाव चिन्ह के अंडर मतलब आप चुनाव जीत जाते हो और चुनाव जीतने के बाद आप बोलते हो कि नहीं अब मैं इस पार्टी में नहीं रहूँगा, तो ये दल बदल विरोधी कानून में आप आ जाओगे। तो आपकी जो जीत है ना वो रद्द हो जाएगी, उस सीट पे फिर से चुनाव होगा। मान लीजिए आप कांग्रेस जो हाथ का पंजा है, कांग्रेस जो का जो चुनाव चिन्ह है उसके लोगों के तहत आप
चुनाव उठे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपने प्रचार किया और आप जीत गए, ठीक है, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अब जीतने के बाद आप कहो नहीं मैं अब कांग्रेस में नहीं रहूँगा, किस में रहूँगा, बीजेपी में रहूँगा, तो आपकी जो जीत है वो रद्द हो जाएगी। किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 10 में यही कहा गया है, वो आपकी जीत रद्द हो जाएगी, उस सीट पे फिर से चुनाव होगा। यानी जिस चुनाव चिन्ह के अंडर में आपने चुनाव जीता है, अगले 5 साल या 6 साल जो भी आपकी कार्यावधि है वो आपको निकालने ही होंगे। अगर आप पार्टी बदलना चाहते हो तो आपको वो पद खाली करके तब पार्टी बदलना पड़ेगा। तो ये है संविधान की 10वीं अनुसूची। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आई होगी आपको। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। देखो 11वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई थी, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, याद रखना 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसी 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें पंचायत की जो शक्तियां हैं उसके अधिकार के बारे में बताया गया है। अब 12वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। तो 12वीं जो अनुसूची है ये जोड़ी गई थी, 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, ठीक है, उसके अगले साल ही। तो जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पालिका की जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में उल्लेख है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों के बारे में उल्लेख है और 12वीं जो अनुसूची है इसमें नगर पालिका की शक्तियों के बारे में उल्लेख है। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं, शुरू में कितनी थी 8, अभी कितनी है 12, ये आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। तो अगर आप किसी और टॉपिक पे, पॉलिटी के या फिर किसी और सब्जेक्ट के टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिकों को कवर करके चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।